दोस्तों, ये दुनिया जितनी सुहानी है, जितनी अच्छी लगती है, वहीं इस दुनिया के अंदर यही दुनिया में रहने वाले लोग कुछ इस तरीके का क्राइम करते हैं कि जिसको सुनने, सोचने, समझने से बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इस तरीके का हो भी सकता है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग दंग रह सकते हैं, आप लोग हैरान रह सकते हैं, आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो क्या था पूरा मामला, परत दर परत, कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ते हुए एक ज़िला पड़ता है। ज़िले का नाम शहडोल। और दोस्तों, इसी शहडोल ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, ब्योहरी थाना। और इसी थाने में जो थाना प्रभारी होते हैं, सुबह सुबह अपने काम में बिज़ी होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं कि उसी समय इनको एक कॉल आता है। और कॉल पर बताया जाता है कि इसी में एक गांव है। इसी ब्योहरी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है खामडाढ़। और इसी खामडाढ़ में एक आम की बगिया है और इसी बगिया के अंदर एक युवती की लाश पड़ी हुई है। ये जो पूरा मामला था, ये 25 मार्च साल 2018 का था। अब जैसे ही थाना प्रभारी इस तरीके की बात सुनते हैं, उस फ़ोन पर कॉल पर तुरंत इस पूरे मामले की, इस पूरी घटना की जानकारी अपने आला अधिकारियों को देते हैं। और उसके बाद में ये अपनी टीम को लेते हैं और टीम को लेने के बाद में ये उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह का एड्रेस बताया गया था। अब दोस्तों, जैसे ही उस बगिया के अंदर पुलिस पहुँचती है तो देखती क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हुजूम खड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस पहुँचती है तो जो लोगों का हुजूम होता है, ये वहाँ पर पुलिस को देखकर छटना शुरू हो जाता है। लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। और पुलिस जैसे ही उस डेड बॉडी की तरफ पहुँचती है तो आमतौर पर पुलिस का जो कातिल होते हैं या जो क्राइम होता है, यानी डेड बॉडीज़ होती हैं, उससे आमना सामना होता रहता है। तो पुलिस के लिए ये नॉर्मल सी बात होती है, पुलिस को इतना ज़्यादा शौक नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब इस महिला की डेड बॉडी को देखती है तो पुलिस को एकदम से शौक लग जाता है, झटका लग जाता है। क्योंकि इस महिला की जो हत्या की गई थी वो इस बर्बरता के साथ में की गई थी कि लफ्ज़ों में बता पाना मुश्किल है। दरअसल एक युवती जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, उसके गले पर किसी धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई है। उसके जो जिस्म के कपड़े हैं ये बुरी तरीके से फटे हुए हैं, जिन कपड़ों का होना ना होना कोई ऐसा मतलब नहीं है कि इस युवती के एक तरीके से जो प्राइवेट पार्ट थे, जो गुप्तांग वगैरह थे, वो सब दिखाई पड़ रहे थे। युवती के गुप्तांग को बहुत बुरी तरीके से जलाया गया था, बल्कि उसके दोनों सीनों पर नाखून से खरोचे जाने के निशान थे, उसके गालों पर काटने के निशान थे। जब इस तरीके से पुलिस उस महिला की डेड बॉडीज़ को देखती है तो पुलिस एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर इस महिला की इतनी बर्बरता से हत्या क्यों कर दी गई। अब उसके बाद में दोस्तों, पुलिस जो है वो उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों, डेड बॉडी पोस्टमार्टम भेजने के बाद में पुलिस सबसे पहले जो आस पड़ोस के जो लोग थे, जो उस समय वहाँ पर मौजूद है, उन सबसे पूछताछ करती है। क्योंकि दोस्तों, पुलिस का सबसे पहला काम ये होता है कि जिसका कत्ल हुआ है, जिसकी हत्या कर दी गई है, आखिर ये कौन है, उसकी अगर शिनाख्त हो जाती है तो जो आगे की कार्रवाई रहती है ये पुलिस के लिए थोड़ा आसान रहती है। क्योंकि इस महिला की शिनाख्त हो चुकी थी, लोग पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके बाद में जब पुलिस पूछती है कि आखिर ये महिला कौन है और क्या तुम में से कोई व्यक्ति इसको जानता है, तो गांव के ही लोग पुलिस को बताते हैं कि साहब, ये जो महिला है, इस महिला का नाम नीतू राठौर है। और ये जो महिला है, गांव के ही एक किसान है जिनका नाम बाबूलाल राठौर, उनका ही एक बेटा है राजू राठौर। दरअसल उनकी ये पत्नी है, इनका खेती किसानी का काम है। अब पुलिस जिन सारे लोगों के बयान दर्ज करती है, बयान दर्ज करने के बाद में इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं कि हत्या की गई है, गला रेत की हत्या की गई, उसके पहले इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई है। अब ये जो सारी रिपोर्ट्स थी, ये पुलिस अपने आला अधिकारियों को सौंपती है और उसके बाद में पुलिस अपनी और ज़्यादा छानबीन इसमें शुरू करती है। अब दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे मामले में अपनी छानबीन शुरू करती है तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। वहाँ से तो पुलिस को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद पुलिस सोचती है कि क्यों ना ये जो नीतू राठौर थी, इसके जो परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ की जाए। उसके बाद में पुलिस जो है वो नीतू राठौर के जो ससुर हैं बाबूलाल, उनसे पूछताछ करती है। साथ में जो उसका पति है राजू, उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस की पूछताछ में ये चीज़ें साफ होती हैं कि जो नीतू राठौर का पति है राजू, ये दिमागी तौर पर थोड़ा हल्का है, यानी मंदबुद्धि है। और जो बाबूलाल राठौर हैं, ये नीतू राठौर के ससुर जी हैं। अब पुलिस को पता चलता है दरअसल जो नीतू राठौर है ये पास ही के गांव में मजदूरी करने के लिए जाती थी और सुबह को जाती थी, शाम को आ जाती थी।
लेकिन ये बाबूलाल राठौर बताता है कि 25 मार्च साल 2018 को जब नीतू राठौर अपने घर से काम करने के लिए जाती है तो उसके बाद शाम को लौटकर आती नहीं। उसके बाद हम लोग हर जगह ढूंढते हैं, हर जगह इसकी तलाश शुरू करते हैं, लेकिन कहीं पर भी नीतू राठौर का कोई पता नहीं चलता है। जब आधी रात गुजर जाती है तो गांव के कुछ लोग आते हैं और वो बताते हैं कि जो तुम्हारी बहू है वो गांव में ही जो पास में एक आम की बगिया है, उस बगिया में उसका शव पड़ा हुआ है। और जैसे ही गांव वाले बताते हैं कि तुम्हारी जो बहू है उसकी डेड बॉडी बाग के अंदर पड़ी हुई है, हम सब लोग वहाँ पर भाग के जाते हैं और सुबह सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद आप लोग आते हो, पूरा निरीक्षण करते हो। बहरहाल ये कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए जो नीतू के पति हैं राजू, उनको पुलिस थाने लेके जाती है। और पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो पुलिस को ये चीज़ें साफ थी कि ये पुलिस के जो सवाल दे रहा है ये एक तरीके से सही तरीके से नहीं दे पा रहा है, यानी ये एक तरीके से नॉर्मल इंसान नहीं है, अब नॉर्मल है। इसका जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है। इसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है या फिर हत्या नहीं हुई है, इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये अकेला रह गया, इसको भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी पुलिस को ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि जो नीतू का पति है ये एक तरीके से दिमागी तौर पर हल्का है, और इसकी वजह से अब पुलिस जो है वो नीतू के ससुर जिनका नाम बाबूलाल राठौर, उनको पूछताछ के लिए बुलाती है। और दोस्तों जब पुलिस बाबूलाल राठौर से पूछताछ करती है तो बाबूलाल बताता है कि साहब मेरी उम्र तो 54 साल है और जिस दिन नीतू की हत्या हुई उस दिन मैं खेत पर था और सारा दिन मैं खेत पर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ ताकि कुछ पैसे अर्जित कर सकूँ, कुछ पैसे कमा सकूँ, जिससे उस परिवार का भरण पोषण चलता रहे। अब जो बाबूलाल है ये आगे बताता है कि साहब घर में क्या चल रहा है, पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मैं तो बस पूरा दिन खेत पे रहता हूँ ताकि मेहनत मजदूरी इस तरीके से करूँ कि कुछ खेत में होता है, इतनी ज़मीन तो है नहीं, तो अगर कुछ खेत में पैदा होता है तो मेहनत मजदूरी में ना चली जाए, इसलिए जो भी काम रहता है मैं खुद अपने हाथ से ही करता हूँ। चूँकि अभी कटाई का समय चल रहा है इसलिए पूरा दिन और रात का भी कई सारा जो समय होता है ये मेरा खेत पे ही गुजर जाता है। अब उसके बाद में पुलिस पता लगाती है क्या उस रात वाकई बाबूलाल जो था ये खेत पर था। तो पुलिस को पता चलता है कि दरअसल जो बाबूलाल है ये सच बोल रहा है और ये उस रात खेत पे ही था। उसके बाद में राजू के बारे में पता लगा जाता तो पता चलता है कि जो राजू था ये उस रात घर में था और इसकी जो पत्नी नीतू थी ये अपने काम से अभी तक वापस नहीं आई थी। उसके बाद में ये सब लोग ढूंढते हैं और इकट्ठा होकर जब ये लोग ढूंढते हैं तो फिर पता चलता है कि जो नीतू है उसकी हत्या हो चुकी है। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए एक लेडी कांस्टेबल हैं, उनसे कहती है कि तुम जो नीतू है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, सबूत इकट्ठा करो, आखिर नीतू किससे मिलती थी, कहाँ उठती थी, कहाँ बैठती थी, किससे दोस्ती थी, ये सारी चीज़ों का पता लगाओ। उसके बाद में जो लेडी कांस्टेबल थी ये अपनी जो ड्यूटी थी उस ड्यूटी में लग जाती है और नीतू के बारे में सबूत इकट्ठे करने लगती है। अब दोस्तों जो लेडी कांस्टेबल थी जब ये इस पूरे मामले में छानबीन करती हैं तो लेडी कांस्टेबल को पता चलता है कि दरअसल साल 2016 में जो नीतू थी इसका पति के साथ में झगड़ा हुआ था और उस समय ये अपने मायके चली गई थी और मायके जाने के बाद में इसने उनके परिवार के ऊपर यानी अपने ससुरालियों के ऊपर दहेज का केस भी किया था। चूँकि जो राजू था ये दिमागी तौर पर फिट नहीं था, दिमागी तौर पर इस तरीके से नहीं था कि जिसके ऊपर दहेज का केस लग सके, यानी दहेज के लिए वो परेशान नहीं कर सकता था। इसलिए जब ये सारी बात पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस इस पूरे मामले में ये सोचती है कि ये जो काम है ये राजू का तो करा हुआ नहीं है, इसलिए पुलिस अब बाबूलाल पर शक करती है। और उसके बाद में बाबूलाल को फिर से थाने बुलाया जाता है और सख्ती से फिर से पूछताछ की जाती है। तो बाबूलाल जो है ये पुलिस को कुछ बातें बताता है जो कि इस केस में आगे पुलिस के काम आती है। दरअसल बाबूलाल बताता है कि उसका जो बेटा है ये दिमागी तौर पर फिट नहीं है, दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर है, हो सकता है कि इसने ही अपनी पत्नी की हत्या की हो सकता है कि मेरे बेटे ने मेरी बहू के साथ में संबंध बनाने की या फिर उसके साथ बिस्तर पर लेटने की ज़िद की हो और उसने इन चीज़ों को पूरा ना किया हो, फुलफ़िल ना किया हो, जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर उसकी अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इस पूरी बात को सुनती है तो पुलिस को इन सारी बातों में बहुत बड़ा एक तरीके से डाउट दिखाई पड़ता है। पुलिस को लगता है कि आमतौर पर इस छोटी सी बात पर हत्या की तो जा सकती है लेकिन इतनी बेरहमी से नहीं की जा सकती, यानी हत्या करने से पहले उस महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है, यानी एक छोटी सी बात पर तो इतनी बेरहमी से कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों पुलिस अभी भी इस केस को सुलझा नहीं पा रही थी। हालांकि पुलिस को कई सारे डाउट तो थे लेकिन जो पति था ये दिमागी तौर से कमज़ोर था, अनफिट था और जो ससुर था उसके खिलाफ भी कोई एविडेंस मिल नहीं पा रहे थे। उधर जो लेडी कांस्टेबल थी अपनी तफ्तीश कर रही थी और ये इस पूरे मामले में जो सबूत हैं उनको जुटा रही थी, नीतू के बारे में जानकारी जुटा रही थी। इसी बीच जो लेडी कांस्टेबल थी उसको एक बड़ी कामयाबी मिलती है
और वो लेडी कांस्टेबल पुलिस को आकर बताती है कि साहब जिस रात नीतू का मर्डर हुआ और जब सुबह को नीतू काम पर गई थी, उस दिन जब ये रात को लौट रही थी तब ये रात में खेत पर अपने ससुर से मिलने गई थी और उसके बाद ही इसकी हत्या हुई है। जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं, अब बाबूलाल के पास कोई बहाना नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पुलिस अब सख्ती से बाबूलाल को उठाकर लेके आती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन पूछताछ में पुलिस उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं दिखाती, क्योंकि 54 साल उसकी उम्र है, मार तोड़ की नहीं जा सकती। इसलिए पुलिस उसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ पढ़ाती है। पुलिस एक तरीके से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। पुलिस उससे कहती है कि दरअसल अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, पाप करता है, तो उसके पापों का जो एक तरीके से खामियाजा है उसे दुनिया में ही भुगतना पड़ता है, और अगर बदकिस्मती से दुनिया में वो इन पापों का प्रायश्चित ना कर पाए या फिर उसको सज़ा ना मिल पाए तो ऊपर जाकर उसकी बड़ी सख्ती होती है। अब जैसे ही पुलिस इस तरीके की बात उस व्यक्ति से कहती है, बाबूलाल से कहती है, तो बाबूलाल पुलिस के सामने टूट जाता है और उसके बाद बाबूलाल बताता है कि साहब हाँ, मैंने ही अपनी बहू की हत्या कर दी है। अब दोस्तों बाबूलाल पुलिस को जब ये बात बताता है कि उसने ही अपनी बहू की हत्या की है, उसके बाद में बाबूलाल को पुलिस अपने साथ लेती है और घटना वाली जगह पर जाती है और वहाँ पर जो खून से सने हुए कुछ कपड़े थे, कुछ चप्पलें वगैरह जो थी उसकी, वो पुलिस को बरामद होती हैं। उसके बाद बाबूलाल को लेके आती है पुलिस। उसके बाद में बाबूलाल से पूछती है कि हत्या करने के पीछे आखिर वजह क्या थी। उसके बाद में बाबूलाल जो कहानी सुनाता है, ये कहानी हैरान करने वाली थी। दरअसल बाबूलाल सुनाता है कि वो मेहनत मजदूरी करता है, छोटी मोटी उसकी किसानी है और इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था, और 15 साल पहले उसकी पत्नी जो थी उसका देहांत हो जाता है और उसके बाद में उसका सिर्फ एक बेटा बचा था। यानी अपने बेटे के साथ में वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है और धीरे धीरे जब बेटा बड़ा होता है तो बाबूलाल को ये चीज़ें साफ़ हो जाती हैं कि जो बेटा है ये दिमागी तौर पर मजबूत नहीं है, दिमागी तौर पर फिट नहीं है, यानी मंदबुद्धि है। अब बाबूलाल ये सोचकर बड़ा परेशान भी होता, वो ये सोचता कि वो अब अपनी ज़िंदगी आगे की कैसे गुजारेगा। उसका सिर्फ एक बेटा है, वो भी मंदबुद्धि है। तो बाबूलाल सोचता है कि क्यों ना इसकी शादी की जाए। अब दोस्तों बाबूलाल जो था वो अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करता है, लेकिन दोस्तों चूँकि गाँव में सब लोग जानते थे कि बाबूलाल का जो बेटा है जिसका नाम राजू है ये दिमागी तौर पर फिट नहीं है, मंदबुद्धि है, तो इस लड़के को आखिरकार अपनी लड़की कौन देगा। अब दोस्तों बाबूलाल अपने बेटे के लिए लड़की देखते देखते थक हार जाता है। थक हार कर भी आखिरकार उसको लड़की नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों बाबूलाल अपनी तलाश खत्म नहीं करता है। इसी बीच में पास के ही गांव में रहने वाली जिसका नाम नीतू, इसके जो परिवार वाले होते हैं ये राजू के साथ में उसके अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बाबूलाल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये खुश इसलिए हो जाता है कि उसका जो बेटा है मंदबुद्धि है, उसकी शादी करना बड़ा मुश्किल था। परिवार में कोई महिला नहीं है जो घर बार को साफ सफा रख सके, खाना मिल सके या फिर परिवार आगे बढ़ सके, ये सारी चिंताएं बाबूलाल को थीं। लेकिन जब उसके बेटे का रिश्ता हो जाता है तो बाबूलाल बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। और दोस्तों आखिरकार जो बाबूलाल था ये अपने बेटे की शादी लेकर नीतू के घर जाता है, शादी होती है। अब दोस्तों जो नीतू थी ये भी आखिरकार बहुत सारे सपने लेकर, ढेरों सारी उम्मीदें लेकर राजू के घर अपने ससुराल आ जाती है। अब दोस्तों जब पहली ही रात होती है तो नीतू जो है वो अपने कमरे में बैठी हुई, बहुत सारे सपने हैं, सजी बनी है, सोचती है कि उसका पति आएगा, उससे ढेर सारी बातें करेगी और उसके बाद अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी शुरू करेगी। लेकिन दोस्तों जो राजू है जब ये कमरे में आता है तो ये नीतू के ही बराबर में सो जाता है। अब नीतू ये सोचती है कि ये क्या हो रहा है, उसका पति बिना उसकी तारीफ़ करे, बिना उसका घूंघट उठाए, बिना उससे बातें करे आखिर कैसे सो सकता है। लेकिन फिर अपने आप को दिलासा देती है। वो सोचती है कि आजकल के जो मर्द हैं इनके अंदर भी बड़ी लज्जा है, बड़ी शर्म है, हो सकता है कि इनके अंदर भी कोई झिझक हो और शादी वाला दिन था, हो सकता है कि थक गए हों, इस वजह से सो गए हों। अब नीतू भी अपने आप को समझाकर राजू के ही बराबर में सो जाती है और उसके बाद में अगला दिन होता है। अब दोस्तों जब दूसरा दिन होता है तो दिन तो कट जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है अब नीतू फिर से इसी तरीके की चीज़ें सोचने लगती है कि उसका पति शायद आज रात उससे बात करे। लेकिन दोस्तों दूसरा दिन भी वैसे ही गुजर जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन जो राजू था और उसकी जो पत्नी थी नीतू, इन दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ थीं ये बन नहीं पाई थी। यानी ये लोग अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक दूसरे से अनजान थे और एक ही घर में रहने के बावजूद भी इनके बीच में शादीशुदा जोड़ जैसी जो चीज़ें होती हैं वो हो नहीं पाई थी। अब दोस्तों एक रात नीतू सोचती है कि क्यों ना वही पहल करे। शायद उसका पति बहुत ज़्यादा शर्मीले मिजाज का है, इसलिए नीतू इन सारी चीज़ों में पहल करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही नीतू पहल करने के लिए जाती है तो नीतू को पूरा राज पता चल जाता है। दरअसल नीतू को उस रात पता चलता है कि उसका जो पति है ये दिमागी तौर पर तो कमज़ोर है ही है, लेकिन ये शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है। यानी उसका पति दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों तरीके से कमज़ोर है। अब नीतू समझ चुकी थी कि उसको जो शादी वाला सुख है ये शायद ही मिल नहीं पाएगा।
लेकिन दोस्तों जो नीतू थी ये फिर भी इस घर में रहती है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है ये सोचती है शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन जो चीज़ें थी ये वैसे के वैसे रहती हैं, टस से मस नहीं होती हैं। अब दोस्तों जो नीतू थी इसके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब ये बाबूलाल जो था घर के अंदर, जो ससुर था और जो पति राजू था, इनको अगर ये कोई बात कहते तो इनको टेढ़ा मेढ़ा जवाब देती, यानी अलकसा के जवाब देती, और इन्हीं बातों को लेकर अब घर के अंदर आए दिन झगड़े तकरार जैसी चीज़ें जो थी वो होने लगती हैं। अब दोस्तों जब आए दिन घर के अंदर झगड़े हो रहे थे तो बाबूलाल इन झगड़ों के पीछे की वजह जानने की कोशिश करता, जो घर का ससुर था, जो नीतू का ससुर था। अब उसके बाद में बाबूलाल को ये चीज़ें पता चलती हैं कि दरअसल जो उसका बेटा राजू है ये दिमागी तौर पर तो कमज़ोर है ही है, लेकिन ये शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर है, क्योंकि ये इस तरीके की चीज़ें देखता नहीं है जिससे इसे ये रियलाइज़ हो सके कि उसका जो बेटा है ये उस अपनी पत्नी को शारीरिक सुख दे पा रहा है। अब दोस्तों यहीं पर बाबूलाल के अंदर पाप पनपता है और ये अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र रखने लगता है। अब ये अक्सर अपनी बहू का ख्याल रखने लगता, उसकी पसंद नापसंद, उसके लिए क्या अच्छा है क्या ठीक है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक तरीके से उसकी हर चीज़ का ख्याल रखता। लेकिन दोस्तों जब नीतू इस तरीके की चीज़ें देखती है कि उसका जो ससुर है उसकी तरफ झुका जा रहा है, उसकी हर छोटी मोटी डिमांड पूरी कर रहा है, तो नीतू भी कहीं ना कहीं चूँकि उसको एक पुरुष की ज़रूरत थी तो नीतू भी इसका विरोध नहीं करती है। अब ये जो चीज़ें थी इसी तरीके से चलने लगती हैं। बाबूलाल अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र रख रहा था, लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि पहल कौन करे, क्योंकि बाबूलाल ससुर था और जो नीतू थी ये बहू थी, यानी इनके बीच में एक रिश्ते की मर्यादा थी, एक रिश्ते की दीवार थी, उसको कौन लांगे। अब दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें चलने लगती हैं कि एक दिन बाबूलाल जब घर के अंदर आता है तो उसकी जो बहू नीतू है ये नहा रही होती है। अब जैसे ही अपनी बहू को नहाते हुए देखता है ये सारी मर्यादाओं को भूल जाता है, अपने रिश्ते को भूल जाता है और अपनी पत्नी के साथ में ये मुँह काला करता है और ये दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करते और उसके बाद से तन मन से एक हो जाते हैं। और उसके बाद से आए दिन ये जो ससुर था और ये जो बहू थी आए दिन अब इस तरीके का खेल खेलने लगते हैं। अब दोस्तों ये जो ससुर अपनी बहू के साथ में जब इस तरीके का खेल खेलना शुरू कर देता है तो ये जो मामला था अभी हर रात का बन चुका था। जो मंदबुद्धि राजू था जब ये सो जाता तो ये जो बहू थी ये अपने कमरे से उठ के आती और ससुर के कमरे में बंद हो जाती। इसी तरीके से ये चीज़ें चल रही थी। जो बाबूलाल था ये सारी चीज़ों का आनंद ले रहा था, लेकिन इसको नहीं पता था कि एक दिन उसके पांव तले से ज़मीन खिसकने वाली है। दरअसल एक दिन जो नीतू थी अपने ससुर से कहती है कि वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, मैं तुम्हारी रखेल बन के नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बेटे को तलाक दूंगी और तुमसे शादी करूंगी। अब जैसे ही इस तरीके की बात ये नीतू अपने ससुर से कहती है तो ससुर का एकदम से जो वासना का बुखार था ये उतरता है। आज पहली बार इसको ये लगा था कि जो रिश्ते हैं ये कितने ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब इसको समाज की और रिश्तों की परवाह होती है। ये अपनी बहू को समझाता है और समझाते हुए कहता है कि वह उसके साथ शादी नहीं कर सकता, यानी अगर ये चीज़ें समाज में पता चले तो लोग किस तरीके की बातें करेंगे। इस तरीके से ये अपनी बहू को समझाता है, लेकिन जो बहू थी ये अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी और ये लगातार उससे यही कह रही थी कि वो तुम्हारी रखेल बन के नहीं रह सकती, वो तुमसे शादी करेगी और तुम्हारे बेटे को तलाक देगी। अब दोस्तों जो बाबूलाल था ये लगातार अपनी बहू को समझाता, लेकिन बहू जो थी उसके ऊपर एक तरीके से जुनून सवार था। वो अपने से दोगुनी उम्र के ससुर से शादी करना चाहती थी, वह उसकी रखेल बन के नहीं रहना चाहती थी। अब दोस्तों जो बाबूलाल था ये अक्सर अब खेत पर अपना टाइम ज़्यादा देना शुरू कर देता है और ये घर पर कम रहता है। और इसी बीच में दोस्तों एक तारीख आती है जब ये अपनी बहू से कहता है कि दरअसल खेत पर कटाई का समय आ रहा है और ये रात को खेत पे ही रहेगा। अब बहू ये समझ जाती है कि जो ससुर है ये उससे दूरी बना रहा है, इसलिए बहू भी नासमझ तो थी नहीं। इसलिए बहू को एक दिन अपने मायके जाना था। उस मायके जाने से पहले ये अपने ससुर से कहती है कि आज रात घर में ही रुकना, क्योंकि वो चाहती थी कि मायके जाने से पहले क्यों ना शारीरिक सुख ले लिया जाए। लेकिन दोस्तों जो बाबूलाल था ये पूरी तरीके से समझ चुका था कि उसकी जो बहू है ये अगर मैं घर में रुका तो ये उससे उस तरीके के सवाल करेगी, शादी का प्रस्ताव रखेगी, और शादी जैसी चीज़ ससुर और बहू के बीच में इसको समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा और समाज में अगर ये बातें पता भी चलेंगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब दोस्तों जो नीतू थी अपने ससुर से ये बात कहकर चली जाती है काम करने के लिए कि आज रात को घर ही मिलना है। लेकिन दोस्तों जब काम से नीतू घर लौट कर आती है तो उसको पता चलता है कि जो उसका ससुर है ये अभी भी खेत पर ही है। उसके बाद में ये उसके खेत पर जाती है, जो बगिया इसने बना रखी थी जहाँ पर इसने एक झोपड़ी टाइप का डाल रखा था, वहीं पर जाती है और वहीं पर जाने के बाद में उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि आज रात घर रुकना, तुम घर तो नहीं रुके, तो क्यों ना आज रात इस बगिया में मैं ही रुक जाती हूँ। जैसे ही इस तरीके की बात जब ये अपने ससुर से कहती है, अब ससुर को एकदम से डर सताने लगता है। ससुर को लगता है कि आस पड़ोस में जो मज़दूर हैं जो काम करते हैं वो अक्सर इस बगिया में आ जाते हैं रात के समय, अगर वो आए और यहाँ पर उन्होंने इसे देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। और चूँकि ये जो रिश्ता है हमारा बहू और ससुर का है
और इसकी बात अगर समाज में फैल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। इसलिए अपनी बहू को काफ़ी ज़्यादा समझाता है, उससे घर जाने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों जो नीतू थी ये साफ तौर से इनकार कर देती है और ये अपने ससुर के सामने अपने जिस्म से एक एक कपड़े को उतारने लगती है और उसके बाद में अपने ससुर से ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो जो ससुर था इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, ये वहीं पर पड़े एक धारदार हथियार को उठाता है और अपनी बहू नीतू को गले पर चला देता है। अब जैसे ही वो घाव नीतू के गले पर लगता है, नीतू वहीं पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब जो बाबूलाल था ये उसके जिस्म पर बाकी की हैवानियत दिखाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर, उसके जिस्म पर कुछ इस तरीके के निशान बनाता है जिससे पुलिस को ये लग सके कि जो पूरा मामला है ये गैंग रेप का है और गैंग रेप करने के बाद में इस महिला की हत्या की गई है। उसके बाद में अपनी बहू नीतू को शव को उठाता है, अपने कंधे पर लादता है और पास ही में जो बगिया थी वहाँ पर फेंक कर ये वापस से अपने खेत पर उस झोपड़ी के अंदर आ जाता है। उसके बाद की कहानी तो आप सभी लोगों को पता है कि उसके बाद पुलिस को फ़ोन जाता है, पुलिस आती है और इस तरीके से पुलिस पूरे इस केस का खुलासा कर देती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में और इस ससुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस ससुर को अपनी बहू के साथ में इस तरीके का खेल करना चाहिए था? अगर इसका जो बेटा था वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर फिट नहीं था तो वो उस नीतू की दूसरी शादी करा सकता था, या फिर कुछ और तरीके भी थे जो इन तरीक़ों से बाहर निकला जा सकता था। लेकिन इस ससुर ने ही अपनी बहू के साथ में हैवानियत दिखाई और बाद में लोक लाज के डर से उसी बहू की हत्या कर दी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें जयपाल जी हैं, लिखते हैं इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, बहुत दुखद घटना है, दिल दहल जाता है ऐसी घटनाएँ देखकर। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मुकेश कुमार हैं, ये लिखते हैं वैसे तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, यदि उम्र कैद की सज़ा ही देनी है तो जुर्माना 10,000 नहीं, एक से 10-10 लाख लेने चाहिए ताकि सारी ज़िंदगी जुर्माना चुकाते रहें और ये सारा पैसा विक्टिम को मिलना चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सिकंदर हैं, ये लिखते हैं मलिक जी ये कहानी सुनते ही नोएडा की निथारी कांड की याद आ गई। कोठी नंबर D5 में जो राजधानी दिल्ली समेत संसद भवन को लाल बिल्ला में रख दिया था और ओछी सोच हमेशा ऐसी वारदात को अंजाम देती है। निठारी कांड के बारे में अगर कोई अपडेट मिले तो ज़रूर बताइएगा। जी भाई जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं ज़रूर शेयर करूंगा। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कुंदन पाल जी हैं, लिखते हैं सर आपने सही कहा कि इनको फांसी की सज़ा भी कम है, इनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए थी कि जो किसी को भी अगर मिले तो एक तरीके से वो सुनकर दहल जाए और इस तरीके की क्राइम करने से बचे। कुंदन पाल सिंह फ्रॉम पुणे उत्तम नगर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में साबिर अली जी हैं, लिखते हैं थैंक्स सर मेरी बात पर ध्यान देने के लिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुबोध कुमार जी का है, लिखते हैं जो पनिशमेंट मिली है एक तरीके से ये उनके लिए अवार्ड है, सुबोध कुमार सिद्लीगुरु। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है प्रकाश राज का है, लिखते हैं नमस्कार जी। तो प्रकाश राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है GR8 शरद करके आईडी है, ये कहते हैं फांसी की सज़ा मिलना चाहिए थी। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मैं 2 जनवरी को इंडिया आ रहा हूँ सऊदी अरब से, मैं आपको और आपके व्यूवर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अनुज गोदारा जी मैं वेलकम करता हूँ कि आप अपने घर आएँ, सुरक्षित आएँ, सही तरीके से आएँ। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, ये कहते हैं सर फांसी ही लास्ट ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद में दीपक सरकार है, लिखते हैं मेरा नाम दीपक सरकार, कटिहार बिहार से, आपकी कहानी सुना करते हैं, थैंक्स फॉर यू एडवांस। तो दीपक सरकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुनते हैं और डेली कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद में नारायण प्रधान है, लिखते हैं बहुत गलत हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में मोहम्मद अख्तर हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा 2 साल का लड़का है, उसका 20 दिसंबर को बर्थडे है, आप उसका विश कीजिए, इसका नाम बिस्मिल्लाह शेख है और मेरा नाम मोहम्मद अख्तर। तो मोहम्मद अख्तर जी जो आपके बेटे हैं जिनकी उम्र 2 साल है, जिनका नाम बिस्मिल्लाह शेख है, उनको उनके जन्मदिन की 20 दिसंबर वाले दिन ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है, ये लिखते हैं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे और आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम भी कहानी के अंदर लिया जाए। तो जो हमारा लास्ट वाला वीडियो अपलोड होता है तो कल के दिन 6 बजे से पहले जब हमारा वीडियो शूट होता है उससे पहले आप लोग कमेंट्स करेंगे लास्ट वाले वीडियो पे, तो आप लोग के जो भी नाम रहेंगे और आप लोग जो भी बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को, ये हम अपने माध्यम से अपने व्यूवर्स के साथ में साझा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।